हे गाइस व्हाट्स अप। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डीकेजी डेक्सेस जोन। सो गाइस आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी डीकेजी पीआरटी सीरीज। डे 1 है इसका। इसकी डिटेल के बारे में मैं कल ही आपको सब कुछ बता चुका था। जनरली आपको रोज 8 बजे शाम को एक वीडियो मिल जाया करेगी। कौन से सब्जेक्ट की मिलेगी ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कल वाली वीडियो डाली हुई है, पहले उसे देखें। ठीक है। इसके अलावा आज हमारा टर्न अकाउंट्स का है। ठीक है। तो अकाउंट्स का पेपर स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि अकाउंट्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले वेटेज पता होना जरूरी है ताकि हम इम्पोर्टेंट चैप्टर को मार्क कर सकें और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं हम उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये भी प्रोफेशनल एग्जाम में एक स्ट्रेटेजी होती है कि जो बच्चे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को करके चले जाते हैं वो क्लियर कर जाते हैं एग्जाम। ऑन द अदर हैंड देर आर सम चैप्टर्स विच आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, लाइक 10 चैप्टर्स है फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही रिपीटेड नेचर के आ रहे हैं और रफली वो 60% सिलेबस भी आपका कवर अप कर रहे हैं। तो किसी बच्चे ने अगर वो 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखे हैं 10 में से, वो बच्चा पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60% वेटेज उसी में से आ रही है और बाकी थोड़ा बहुत वो वैसे भी कर लेगा तो वो बच्चा पास हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड वो बच्चा जो बाकी के 6 चैप्टर करके गया है और बहुत अच्छे से करके गया है लेकिन उसने वो 4 चैप्टर नहीं करे, वो नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। वो कहेगा मैंने बहुत मेहनत की थी, ये था वो था। तो इसलिए स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए जो अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अकाउंट का पेपर शुरू करने से पहले उसे जरूर देखें क्योंकि उसके अंदर वेटेज बताई गई है कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आता है। उस वीडियो में थोड़ी वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो बहुत टाइम पहले रिकॉर्ड की थी मैंने और तब मेरे पास जो है माइक ये वगैरह उतना अच्छा नहीं था और वो प्लेस भी उतना अच्छा नहीं था जहाँ मैंने रिकॉर्ड की थी। तो प्लीज़ बियर विद दैट, बट उसको पूरा देखना ताकि आपको ये पता चले कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने 2 चीज बताई। एक, जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डीकेजी पीआरटी सीरीज के बारे में पूरी डिटेल बताई है, वो डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर जा करके देखें। बात नंबर 2, जो वीडियो दूसरी है डिस्क्रिप्शन में उसको देखें क्योंकि उसके अंदर ये बताया गया है कि हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अब ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें, इसमें भी मैं क्या ले रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट्स अपने आप में एक एरिया है पूरा और इसकी किसी भी एरिया की एक टर्मिनोलॉजी होती है। जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं उनको शायद थोड़ी समझ होगी या बहुत अच्छे भी होंगे वो, लेकिन जो दूसरी बैकग्राउंड से बच्चे हैं या फिर कुछ बच्चे कमज़ोर हैं उनको टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर पहले ही उठाया है कि आप अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी को समझें पहले कि किस टर्म का मतलब क्या है। आज की ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि मुझे प्लान करना पड़ा कि कैसे कैसे चीज़ों को मैं सीक्वेंस में आपको समझाऊं ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो लर्निंग का। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा दूँ जो आपको पहले देखनी है इससे। ये वीडियो है गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं इसको देखो, ठीक है। ये वीडियो है आपको बताएगी क्या सिलेबस में हमारा कितने परसेंट कहाँ पे आ रहा है। ये अपने ही चैनल पे चल रही है, आप देख सकते हो, व्हाट टू स्टडी इन अकाउंट्स पेपर सीए फाउंडेशन। ठीक है। सारा कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है पहले से ही, सो प्लीज मस्ट वॉच इट ताकि आपको पता चले। और ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना गाइस, डीके वाला क्लासेस, तो ये नंबर अभी बंद हो गया है। मैं दूसरा नंबर आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी ही, लॉकडाउन में मैं ले नहीं पाया हूँ। सो ताकि आपसे कभी कभी बात भी हो जाए या किसी की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो दैट कैन बी सॉर्टेड आउट एज वेल। ठीक है। सो अभी ये नंबर नहीं चल रहा है, अभी तो सिर्फ आप मेरे से उसी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, किस पर, टेलीग्राम चैनल पे ना। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप अननेसेसरी क्वेश्चंस ना पूछें क्योंकि क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराऊंगा व्हाट्सएप का या फिर जैसे भी, क्योंकि उसका पर्पज सिर्फ इतना है ताकि मैं आपको नोट्स वगैरह या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो डोंट मिस यूज दैट प्लेटफॉर्म। ओके।
और वैसे भी आप सोचो ना, आप अलग अलग क्वेश्चन डालोगे तो यार मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा ना, हर किसी का अलग अलग क्वेश्चन पढ़ के रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, मेरे के साथ टाइम की प्रॉब्लम है। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल। जब मुझे लगेगा कि आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने, तो आई विल हेल्प यू इन दैट एज वेल। बट अभी से ही नहीं, अभी आप भी अपने काम पे फोकस रहो, स्टडी करो, और मुझे भी फोकस करने दो, ताकि मैं अपने ऑफिस का भी काम करूँ और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। सो प्लीज डोंट मिस यूज दैट प्लेटफॉर्म। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डू राइट इट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट में डालो, आई विल ट्राई टू आंसर इट इन मोस्ट पॉसिबल वे। तो आप कमेंट में लिखो, कोई भी क्वेरी है आपकी, आप मुझे कमेंट में लिखो उसी वीडियो के नीचे, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखोगे। चलो इसको मैं आप पोस्ट करता हूँ नाउ। हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, दैट इज यस। सो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, देखते हैं क्या है। तो देखो, सीए फाउंडेशन का हमारा है ऑफ कोर्स, और इसमें जो यूनिट है हमारी वो 3 यूनिट जो है हमारी, जिसका नाम है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या फिर ग्लोसरी, ठीक है। सो ये इसका नाम है। तो अकाउंट्स को पढ़ने से पहले उसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं पूरे अकाउंट में, हर चैप्टर में डिफरेंट टर्म होंगे, हमें उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो वी शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड विच इज बीइंग यूज्ड इन अकाउंटेंसी, राइट। मैं इंग्लिश भी यूज करूंगा और हिंदी भी यूज करूंगा, क्योंकि एग्जाम तो इंग्लिश में ही देना है, बट हिंदी में समझ अच्छा आता है बहुत सारे बच्चों को। बट फिर भी बहुत सारे साउथ वाले बच्चे मुझे बोल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में कि मैं इंग्लिश भी यूज करूँ, सो दैट दे टू कैन अंडरस्टैंड, राइट। एनीवे, सो पहला जो टर्म हमने लिया है दैट इज बेसिकली एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है इसको समझो गाइस। जो आपकी बुकों में लिखा हुआ है ना, मैं उससे बिल्कुल अलग तरीके से समझाऊंगा, आप बस ध्यान से समझना। और जितनी भी लर्निंग है ना ये गाइस, जो आप पढ़ रहे हो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होती है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं होता। जो बच्चे रटते हैं या जो लोग रटते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ बस रट के काम चला लेते हैं, और वो भी बहुत मुश्किल होता है रट के काम चलाना। आपको पता है किसी चीज को समझना और रटना में क्या फर्क है। सो रटना मत, just समझना कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। यस। सो अकाउंट एक्सेप्टेंस की बात करें, वैसे तो हमें पता है एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्वीकारना, एक्सेप्ट करना, समथिंग दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड। बट व्हाट इज इट्स टेक्निकल मीनिंग? देयर इज ए चैप्टर कोल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज, वहां पर आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है, मैं एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। लेट्स से एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ये ए पर्सन जो है, इसको बी को क्या देता है, कुछ गुड्स उधार दे देता है। कुछ ये लेट्स से गुड्स है, गुड्स है ना, सामान है ये, जो गुड्स है उसको बेच देता है। तो इसने इसने इसको गुड्स दिया, इसने इसको गुड्स दिया, तो बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी इसको पैसे दे, है ना, मनी दे। लेकिन ये बंदा ना मनी नहीं दे रहा है, ये बंदा मनी नहीं दे रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट दे रहा है, एक डॉक्यूमेंट दे रहा है। और ये उस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट दे रहा है। ये क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है, ध्यान दो। ये कह रहा है कि भैया इतने रुपए जो हैं, यानी कि लेट से 100 रुपए का, 100 रुपए जो है मैं आपको पे कर दूंगा। और एक्चुअल में क्या होता है, ये बंदा इसको ए जो है इसको सामान भी देगा बी को, और ए जो है एक डॉक्यूमेंट, जो ना एक डॉक्यूमेंट, यही वाला डॉक्यूमेंट एक्चुअली ए देता है, और इस पर लिखता है कि भैया बी आपने 100 रुपए का सामान लिया है और आप मुझे 100 रुपए इस तारीख को पे करोगे, ठीक है। लो मैं आपको ये देता हूँ डॉक्यूमेंट, आप इस पे क्या कर दो, साइन कर दो। तो ये बंदा जो है ना बी, इसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जब तक ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो ए बाद में कैसे ले सकता है 100 रुपए। और एक्सेप्ट करके ये इसको वापस दे देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके कॉन्टेक्स्ट में जब उसकी बात करेंगे तो इट इज बेसिकली कॉल्ड बी आर। ये क्वेश्चन आता है कि बिल एक्सेप्टेड होने के बाद जो बी आर है दैट इज बेसिकली गिवन टू ड्रॉवर। इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। ध्यान दो, ड्रॉई। अब ये ड्रॉवर टेक्निकली उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो ड्रॉ माने तो खींचना होता है, एक लाइन खींचना या फिर इसको चित्र बनाना। तो ये क्या करता है, इस डॉक्यूमेंट पे ड्रॉ करता है। कौन करता है, ये ड्रॉवर, यानी कि लिखने वाला, कुछ लिखने वाला, लिख रहा है ना इस पे कुछ लिखने वाला। तो ये ड्रॉवर हो गया, ये ड्रॉई हो गया। और जब बी जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई जो आपने ड्रॉ किया है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, साइन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एक्सेप्टेंस। आई होप ये क्लियर है। अब देखो क्या लिखा है, साइंड एसेंट। एसेंट मतलब अपनी सहमति दे दी, परमिशन दे दी कि हाँ भाई मैं, ये जो बिल है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज,
टू द ऑर्डर ऑफ ड्रोवर, ड्रोवर ने ऑर्डर दिया ना कि भाई आप इस पे साइन करो, इसको एक्सेप्ट करो, है ना, तो उसने साइन कर दिया। या दूसरे शब्दों में बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, तो यहाँ पर देखो ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सेप्टेंस। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा गाइज, एक बात मैं बताऊं, मेरी पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में क्या क्या बातें बताता रहता हूँ वो स्किप करने से नहीं पता चलेंगे। तो अब नई बात यह है, जैसे आज ये वीडियो डल जाएगी, कल सुबह मैं कुछ क्वेरी डालूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन डालूंगा आपको कम्युनिटी सेक्शन में, जिसके आपको आंसर्स कहाँ पे देने हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं भी देखूं कि हाँ आपको कितनी समझ आई है, और उनके जो एक्चुअल रिप्लाई होंगे, सही आंसर होंगे, वो शाम को वीडियो डलने से पहले आपको या दोपहर को आपको पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज क्रॉस चेक भी हो जाएगी और ये भी पता चलेगा कौन लर्न कर रहा है कौन नहीं कर रहा। चलो आगे चलते हैं। दूसरी बात, ये जो पीपीटी है आज की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको कहाँ पर, टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप उसको अच्छे से समझ के पढ़ सकें। ठीक है, चलो अकाउंटिंग पॉलिसीज गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक्चुअली क्या होता है गाइस, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अपनी एक पॉलिसी बनाती है। ठीक है, कैसे होती है पॉलिसी मैं बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आप ये समझ लो, मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, मेथड आपने सुना होगा, एसएलएम मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड हो गया। ठीक है, तो अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से कोई कंपनी अडॉप्ट कर लेती है। लेट्स से कि मेरा बिजनेस में रिटर्न डाउन लगना चाहिए, तो उसने अपने डॉक्यूमेंटेड कर ली चीजें कि भैया हमारी कंपनी में ना डब्ल्यूडीबी लगेगी। या फिर आपने देखा है, हम जो है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन करते हैं, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते समय हमें अलग अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं। लाइक कहीं पे हमें फीफो यूज करना पड़ता है, कहीं पे हमें लीफो यूज करना पड़ता है, और कहीं पे हमें हीफो यूज करना पड़ता है, या वेटेड एवरेज हमें यूज करना पड़ता है, या सिंपल एवरेज यूज करना पड़ता है। तो देर आर सो मेनी मेथड विच वी यूज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। कैसे नेचर ऑफ द बिजनेस, अब बताओ, एक बात बताओ, मेरा फ्रूट का बिजनेस है, लेट्स से एग्जाम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, फ्रूट्स का बिजनेस है। तो एक बात बताओ, जो फ्रूट्स पहले आया है वो पहले बिकेगा तभी सही रहेगा ना। भाई आज मैंने केले खरीदे लेट से बेचने के लिए हैं, और अगर मैं जो आज खरीदे हैं मैंने केले, उनको मैं बेच रहा हूँ 10 दिन बाद, तो वो तो बचेंगे नहीं, बचेंगे ना, पेरिसेबल गुड्स है। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो पहले खरीदा उसको पहले बेचूंगा, ताकि कम से कम सामान मेरा खराब हो। ठीक है ना, ऐसी लीफो में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हमें जितना जितना जो लास्ट में खरीदा है उसको हम पहले बेचेंगे। ऐसी हीफो होती है जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको बेचेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो कब एंटिटी क्या करती है, बिजनेस क्या कर लेती है, अपनी अकाउंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए लिख देती है, डॉक्यूमेंटेड कर देती है कि हमारे स्टॉक वैल्यूएशन में लेट्स से ये मेथड फॉलो किया जाएगा, डेप्रिसिएशन के लिए ये मेथड फॉलो किया जाएगा, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर बेसिकली नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसीज। इनको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं कि स्टैंडर्ड तरीका बना लिया। कहते हैं ना हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता, हमारी कंपनी में ऐसा होता है, या हम घर में भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, हमारे एरिया में ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली दीज आर द पॉलिसीज, व्हेन दीज पॉलिसीज आर रिलेटेड टू अकाउंट्स, देन दीज आर नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसीज। टेक्निकल देख लेते हैं, कह रहा है स्पेसिफिक अकाउंटिंग, स्पेसिफिक अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। याद रखो इस वर्ड में, व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने कर लिया ना भाई, हमारे अकाउंटिंग में ये आना चाहिए, ये आना, स्पेसिफिक कर लिया ना हमने, तो हम स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर बोल रहे हैं तो दैट मीन्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स। एंड मेथड ये देखा ना, एसएलएम मेथड, ये मेथड, फिफो मेथड, ये मेथड, है ना। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली दूसरा आ गया, ब्रॉडर कैटेगरी हो गई। अभी हम आगे समझेंगे, लेट्स से एक्रूवल बेसिस, कैश सिस्टम बेसिस, है ना। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो भी स्पेसिफिक, और उन प्रिंसिपल को अप्लाई करने वाले जो मेथड होते हैं वो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज का पार्ट होते हैं। आई होप समझ आया होगा। उसके बाद अडोप्टेड बाय एन एंटिटी एंटरप्राइज व्हाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल्स। जब ये फाइनेंशियल बनाती है, फाइनेंशियल मतलब पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम कैश सिस्टम बेसिस पे रखते हैं, एक्रूवल बेसिस पे अपने अकाउंट्स रखते हैं, या और कोई तरीका है किसी दूसरी चीज को मेंटेन करने का। तो कहने का मतलब ये है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने वाले जो मेथड है उनको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, चलो एक्रूवल कौन सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि क्या है एक्रूवल, इसको जरा ध्यान से समझो, बड़ा ही इजी है। देखो भाई ध्यान दो, इसमें ना दो चीजें होती हैं एक्रूवल में।
एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंसेस। अब देखो दो चीज होंगी इसमें, ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकम जो है मैंने प्रीपेड कर दी। प्रीपेड का मतलब, सॉरी मैं गलत बोल गया, एक्सपेंस को लेते हैं पहले, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है एक्सपेंस को प्रीपेड कर दिया हमने, पहले ही पे कर दिया, यानी अभी ड्यू नहीं था, पे कर दिया। और हो सकता है आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी पे ही नहीं किया हो हमने। ऐसी इनकम, इनकम में क्या हो गया है, इनकम ना एक्रूड हो गई है, एक्रूड बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अनएक्रूड। क्या है इसका मतलब, जरा ध्यान से समझो, पहले इन चारों टर्मों को बड़ा ध्यान से समझो, ये अकाउंट्स में बार बार यूज होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आते। इनकम पहली बात तो आमदनी है, आएगी हमारे पास, है ना। इन सॉरी एक्सपेंसेस समझते हैं, एक्सपेंस पहली बात तो खर्चा है। एक खर्चा लेट से एक साल है, एक साल है यहाँ से यहाँ तक का, 12 महीने का एक साल है। इस पीरियड में मुझे जो भी आमदनी हुई, जो भी आमदनी हुई वो सारे खर्चे निकालने के बाद हुई है। लेट से 100 रुपए की आमदनी हुई मुझे। अब इस सारे में मान लेते हैं हम, टोटल जो रिसीट आई थी मेरे पास आई थी 200 रुपए की, और 200 भी क्यों मानते हैं हम, 180 मानते हैं, है ना। 180 रुपए की, और 80 रुपए का इसमें खर्चा हो गया, तो मेरी टोटल आमदनी क्या हो गई, 100 रुपए की आ गई। क्लियर। तो मेरी टोटल जो इनकम हुई वो कितने की हो गई, 100 रुपए की हो गई। अब इसमें जो एक्सपेंस हुए वो कितने हुए, 80 रुपए के, और जो रिसीट हुई वो कितनी हुई, 180 रुपए की। अब एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल सही हिसाब हो गया, लेकिन क्या होता अगर मैं 80 रुपए की जगह कुछ और पेमेंट कर देता, यानी कि इस साल का नहीं अगले साल का पेमेंट, यानी कि 20 रुपए और पेमेंट कर देता मैं, 20 रुपए और पेमेंट कर देता, यानी वो प्रीपेड कर देता, इस साल का नहीं है अगले साल का 20 रुपए, तो क्या होगा, प्रीपेड, क्योंकि एक्सपेंसेस मैंने क्या कर दिए, पहले ही पे कर दिए। तो इससे क्या फर्क पड़ता, मेरा ये जो है 100 रुपए का हो जाता, 100 का हो जाता, और 180 में से 100 घटते तो कितने बचते, 80 रुपए। मेरा प्रॉफिट कम आता, प्रॉफिट कम आता कि नहीं आता। इसलिए हम क्या होता है, प्रीपेड जो होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस में घटा देते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट ना आए। खैर इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे, फिलहाल हम यही टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि प्रीपेड का मतलब हमने पहले ही पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब इसी एग्जांपल में लेट्स से मैंने क्या करा, 80 रुपए का खर्चा था पूरे साल का, लेकिन मैं सिर्फ 60 ही दे पाया, मैं 60 ही दे पाया, 20 नहीं दिए, 20 नहीं दिए, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ के आ जाएगा, यहाँ तो 60 रुपए घटाऊंगा 180 से 120 आएगा। लेकिन चूंकि आउटस्टैंडिंग है, मैंने दिया ही नहीं है, यानी दिया जाना था अभी दिया नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। इनकम के रेस्पेक्ट में मैंने इनकम अभी कमाई ही नहीं है, इनकम अभी कमाई ही नहीं है, बट मेरे पास क्या है, आ गई है अगर इनकम, तो दैट इज कॉल्ड एक्रूड। ठीक है, सॉरी सॉरी, इनकम जो मैंने कमा ली है, इनकम मैंने जो कमा ली है बट वो अभी आई नहीं है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एक्रूड, मतलब अर्नड है बट आई नहीं है। अनएक्रूड का मतलब जो है बेसिकली जो मैंने कमाई नहीं है बट मेरे पास आ गई है, दैट इज कॉल्ड अनएक्रूड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर एक्रूवल का मतलब ये है रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू एंड कॉस्ट ऑन ड्यू बेसिस। अब देखो रिवेन्यू ऑन कॉस्ट की बात करिए, यानी रिसीट और पेमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये जो हम ड्यू बेसिस पे कर रहे हैं, ड्यू बेसिस का मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा, या द्वारा बना लेते हैं, जितना भी यहाँ पे खर्चा हो रहा है, जो या आमदनी हो रही है, मतलब आना जाना हो रहा है पैसे का, वो ड्यू बेसिस पे है, मतलब अगर हो गया है ना ड्यू, तभी हम उसको नोट करेंगे। ड्यू का मतलब ये है अगर मुझे 100 रुपए देने हैं, चाहे मैं दूं या ना दूं उसको मैं लिखूंगा। अगर मुझे 100 रुपए लेने हैं, चाहे मैं लूं या ना लूं उसको मैं लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड ड्यू बेसिस। और इसके अपोजिट होता है कैश बेसिस। कैश का मतलब है भाई कैश आएगा तो ही लिखूंगा, कैश जाएगा तो ही लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे आने जाने से मतलब नहीं है। पेमेंट एंड रिसीट जो है इमेटेरियल है, मुझे तब नोट करना जब मेरा ट्रिगर हो गया पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट कब होगा, जब ड्यू हो गया, ड्यू का मतलब एक्रू हो गया। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी एक ही है, मतलब हमारा जो है हिसाब ट्रांजेक्शन हिट कर गई। जैसे ही मेरे को मान लो 100 रुपए देने हैं, आज एक महीना हो गया, एक हर महीने की सैलरी देनी है, सैलरी देनी है, तो ये क्या हो गया, ड्यू हो गया। मैंने सैलरी दी नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता मैंने दी कि नहीं, बट सैलरी देनी है, मैं लिखूंगा उसे। ड्यू मतलब होना है, ठीक है, होना चाहिए बेसिकली, अब चाहे एक्चुअल में हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल मर्केंटाइल अभी बताया था मैंने, एक वो बेसिस, वो अकाउंटिंग का तरीका जो एक्रूवल बेसिस पे मेंटेन किया था, दैट इज नोन एज एक्रूवल
अकाउंटिंग, या इसी को हम क्या कहते हैं, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और इसके अपोजिट जो होता है दूसरा, दैट इज बेसिकली नोन एज कैश बेसिस। देखो जैसे मैंने लिखा कैश बेसिस, कैश सिस्टम, ठीक है। चलो, एनुअल रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक कंपनी का, जो ध्यान रखना है। बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, तो वो जो कंपनी के ओनर होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, जो पैसा लगाते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स को एनुअल बेसिस पे एक रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, दैट इज नोन एज एनुअल रिपोर्ट। बेसिकली ओनर्स के लिए होती है, बट देर आर अदर इंटरेस्टेड पार्टीज एज वेल, सो उनको भी ये दिया जाता है। और इसके अंदर बेसिकली ये फाइनेंशियल्स होते हैं, फाइनेंशियल्स में हमारा P&L अकाउंट, बैलेंस शीट्स आते हैं, ठीक है। और अगर टेक्निकली मैं इसकी बात करूं तो एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है, P&L अकाउंट स्टेटमेंट आएगा, बैलेंस शीट आएगी, नोट्स ऑन अकाउंट्स आएंगे जो हमारी बैलेंस शीट और P&L का भाग होते हैं, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट जो ऑडिटर्स बनाता है, ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट देंगे, ऑडिट करने के बाद जो अकाउंट्स जो बेसिकली कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किए आते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली क्या करते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं, अप्रूवल देके ऑडिटर को देते हैं। ऑडिटर उसको बेसिकली चेक करके अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हाँ भाई ये सब कुछ सही है। फिर उसके बाद वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो है उस पर डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हाँ भैया क्या क्या हुआ है। तो दीज आर बेसिकली नोन एज ऑडिटर रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके जो हैं क्या बनते हैं, एनुअल रिपोर्ट। शॉर्ट में मैंने लिखा है P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स ऑन अकाउंट, और ये AR फिर से मैंने लिख दिया, इसका मतलब है ऑडिटर रिपोर्ट, ना कि एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। DR मतलब डायरेक्टर रिपोर्ट, अदर इन्फॉर्मेशन मतलब इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नेचर की है, तो दैट इज नोन बेसिकली एनुअल रिपोर्ट, तो ये ध्यान रखना आप। अथोराइज कैपिटल, दैट इज वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वन। बेसिकली क्या होता है, कंपनी जब भी हम रजिस्टर्ड करते हैं ROC के साथ, तो जिस कैपिटल से करते हैं, लेट्स से 2 लाख की, 1 लाख की, तो दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। अथोराइज कैपिटल क्यों कहते हैं, बेसिकली कंपनी इज अथोराइज टू रेज दिस मच ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक और प्राइवेटली, पब्लिक कंपनी होगी तो पब्लिक से लेगी, प्राइवेट होगी तो प्राइवेटली लेगी, एट द केस में भी। सो इसीलिए क्योंकि कंपनी हैज बीन अथोराइज बाय ROC टू रेज दिस मच ऑफ अमाउंट, तो इसलिए इसको अथोराइज कहते हैं। बेसिकली बोलते हैं ना, जैसे 1 लाख रुपए की अथोराइज कैपिटल होगी, तो इस 1 लाख रुपए का मतलब सिर्फ लिखी हुई है, ये वहाँ पे नाम मात्र की है, रजिस्टर्ड की हुई है, इसीलिए हम इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इस कैपिटल का हम मार्केट से कितना ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं इशू करके, या फिर 80,000 ले रहे हैं, 70,000 ले रहे हैं, दैट विल बी इशूड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। सो इसलिए इसको हम ऑथराइज बोल रहे हैं यहाँ पर। अमाउंट बियॉन्ड विच ए कंपनी कैन नॉट रेज फ्रॉम द पब्लिक, या फिर प्राइवेटली, हम जो भी जैसा भी केस होगा, प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेटली रेज करेगी, पब्लिक में पब्लिक से। सो अगर कंपनी को इससे ज़्यादा रेज करनी है तो पहले वो अपनी ऑथोराइज कैपिटल चेंज करेगी और उसके बाद जो है वो रेज कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती, ठीक है। चलो, सो गाइज दिस वाज फॉर टुडे। आज की वीडियो मैंने छोटी ही रखी है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी सजेशन हैं, जो सुझाव हैं आपके, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पोलाइटली, ठीक है। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज सजेशंस इन द अपकमिंग वीडियोज एंड दिस PPT विल बी शेयर्ड ऑन अवर टेलीग्राम लिंक। सो कैसी लगी आपको वीडियो, मैं थोड़ा धीरे धीरे डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ आपको, ताकि समझ आए चीज़ें और आपका मज़ा भी आए, और जो किताबों में लिखा है उससे अलग हट के समझें, हम एक्चुअल में चीज़ें ग्राउंड लेवल पे क्या है वो समझें, ताकि हमारे दिमाग में रिटेन रहें। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।